आज की कहानी का शीर्षक है कलाकार। दिलचस्प, मज़ेदार, बेहतरीन कहानी है। असद, नुमान, सारा, माही और शिफाले के साथ साथ उसकी माएँ भी बाहर लॉन में चाय का मज़ा ले रही थीं। आज दोपहर होने वाली बारिश ने जाती मार्च की ठंडक को ताज़ा कर दिया था। मौसम खुशगवार था। बूंदों का हल्का हल्का छिड़काव देखकर लड़कों ने पकौड़ों का शोर मचाया। मुलाजमा रज़िया छुट्टी पर गई हुई थी। लड़कियों ने पकौड़ों की फरमाइश पर कान न धरे। उन्हें काम करने की आदत ही कब थी। माओ ने घरदारी सिखाई ही नहीं थी। हाँ, मगर सबको बस फैशन का शौक़ था या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती थी। सारा यूनिवर्सिटी में और शिफा कॉलेज में थी। बड़ी मुश्किल से पकौड़े तैयार होकर आए और सब टूट पड़े। वैसे भी कितनी निकम्मी हो तुम लड़कियां, पकौड़े मज़े के बना कर लाई हो। असद ने पकौड़ा चुटकी में डुबोते हुए तीनों लड़कियों से कहा। यह तुम तारीफ़ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? सारा ने उसके सामने प्लेट खींचना चाहिए। अरे अरे, क्या करती हो? आते बद्दुआ देंगी। असद ने प्लेट पर फिर कब्ज़ा जमाया। छीना झपटी ही हो ही रही थी कि दादू हयात अहमद वहीं चले आए, हाँफते काँपते हुए। अरे कमबख्तो, कुछ खातिर पीने के वक्त इस बूढ़े को भी याद कर लिया करो। पता है मुझे पकोड़े कितने पसंद हैं। उन्होंने माही से प्लेट उचकते हुए और एक कुर्सी पर ढेर हो गए। बड़े मियाँ ने तो ज़िंदगी अजाब कर दी है। शाइस्ता बेगम दिल ही दिल में बड़बड़ाईं। अब भला सजीला क्यों पीछे रहती? खुदा का खौफ करे अब्बा जी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर में से कुछ भी आपका नॉर्मल नहीं है। रहम करें पकोड़ों पर। उन्होंने हयात अहमद से प्लेट वापस लेनी चाहिए मगर नाकाम रहीं। उनकी पकड़ मजबूत थी। उसी वक्त सफ़िया की फटफटी पोर्च में आकर रुकी। हेलमेट हाथ में पकड़े, बैग कंधे से लटकाए, वह अजीब से हुलिये में बग़ैर किसी पर नज़र डाले अंदर जा चुकी थी। वैसे तो घर के अंदर हर मामलात में आप रोक टोक करते हैं, मगर इस लड़की को पूरी छूट दे रखी है। शाइस्ता बेगम ने पकोड़े खाते हयात अहमद को आड़े हाथों लिया। एक दो जगह बात चल रही है इसके रिश्ते की। जल्द ही इस मुसीबत से सबको छुटकारा मिल जाएगा। दादा ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। नौजवान पार्टी ससुर और बहू को आपस में उलझा देखकर वहाँ से खिसक ली थी, वरना वह उन्हें ज़रूर काम बता देते और उनकी टाल मटोल पर शाम को बेटों के घर वापस आने पर अदालत लग जाना ज़रूरी थी। शिकायतें पेशकश करना उनका आदत थी। अच्छा बहू, ऐसा करो, एक कप चाय बनवा दो, काफ़ी देर से तलब हो रही है। वैसे भी पकोड़े गले में अटके हुए हैं। दादा ने डकार लेने की कोशिश की। अब्बा जी पानी पी लें, ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सुबह से पता है कितनी बार चाय पी चुके हैं। सजीला बेगम ने अंदर ही अंदर किलस कर जान छुड़ाना चाहिए। क्या बात करती हो बहू, पानी चाय का बदल तो नहीं हो सकती। वह मुस्कुराए। अब्बा जी, अहमद मना करके गए थे कि अब्बा जी को शाम को चाय न दी जाए। सजीला बेगम ने चाय की जहमत से फिर बचना चाहा। तो आप बाप पर बेटे का ऑर्डर चलेगा? उन्होंने घूर कर सवाल किया तो वह उठकर अंदर चली गई। वह आपकी कम पत्ती और की दूध चाय वाली अपने लिए बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। बहुएं तो आपकी खूब इज़्ज़त अफजाई करके यह जा वह जा। सफ़िया ने चाय उन्हें थमाई और उनका दिमाग रोशन करके तेज़ी से वापस चली गई। मजबूरी है इस बुढ़ापे की थानेदारनी, वरना तेरे हाथ का तो अमृत भी न पीऊँ। दादा हयात अहमद ने बुरा सा मुँह बनाया और चाय का सुड़प्पा मारा। दिल को तसल्ली दी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है आपने दादी। अब यह भी पूरी कर दें तो मैं मानूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं। दादू के सर की मालिश करता हुआ लाड से कह रहा था। ना बेटा ना, तुम एक तो अपना प्यार जताने और साबित करने के लिए मैं पराई बच्ची की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकती ना। दादी ने जवाब पर सलीम को करंट लगा। क्यों बर्बाद क्यों होगी कोई लड़की? मुझ जैसा खूबसूरत बाका सजीला गबरू जवान तो कोई पूरे गांव में नहीं है। हाँ, लेकिन वह शहर की बच्चियां हैं। उनके और हमारे माहौल में बहुत फ़र्क है। तुम ठहरे गांव वाले। दादी ने एक नाक चढ़ाई। वह उसे जानबूझकर तपा रही थी। आप एक बार रिश्ता लेकर तो जाएं। मेरी दौलत और खूबसूरती पर फिदा न हो जाए तो वह लोग कहना। वह उनका घुटना पकड़कर बड़ी शान से बोला। अच्छा मियाँ, जाओ कोई धंधा देखो। खाली ज़मीनें किसी का पेट नहीं भर सकती। बस तुम में से खाली खुली बातें करवा लो।
खैर अफ़ीक को आने दो, उससे मशवरा के बाद मैं कुछ सोचूंगी। अब जिसे अपनी बेटी प्यारी नहीं होगी वह तुम्हारे पल्ले बांध देगा। वह मानी भी तो उसे पूरी तरह चिढ़ाकर। आपके तेवर बताते हैं आप मेरे सर पर सेहरा बनाने से पहले ही घोड़ा भगा देंगी। वह नाराज़गी से बोला। घोड़ा नहीं घोड़ी, जुमला ठीक कर लो पहले। उन्होंने हाथ नचाया। चले यूं ही सही, मगर आप हैं तो बहुत बेदर्द। क्या पाँव दबाऊं? वह मुंह फुलाकर बोला। ऐ जाओ, मस्का न लगाओ। ठीक से ना तो सर की मालिश करते हो और न ठीक से पाँव दबाते हो। फिर क्या करूं कि आपका पत्थर दिल पसीजे? वह बिलबिलाया। अफ़ीक के आने का तक सब्र करो। उन्होंने नाक की मक्खी उड़ाई और पैर फैलाकर बोली, मुझे सोने दो। वह भी आपके ही पोते हैं, मेरा क्या साथ देंगे? वह मुंह बनाता चला गया। नहीं नहीं दादी, यह गज़ब भी मत कीजिएगा। मैं तो वह शर्ट भी नहीं पहनता जो मेरी पसंद की ना हो। यहाँ तो मामला शादी का है। कैसे बगैर देखे बोला हाँ कर दूँ? अफ़ीक ने ज़रा रुक कर फिर बोलना शुरू किया। वह भी ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ हकीकत जानने के लिए ज़रा सी बात पर नज़र रखना पड़ती है। CID अफसर हूँ दादी। आप सलीम का रिश्ता कर दें। अफ़ीक ने साफ इनकार कर दिया। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे साथ सलीम भी निपट जाता। सैदा की छोटी पोती के लिए तो मियाँ साहब का ख़ुद मुझे फ़ोन आया था कि जल्द से जल्द कोई रिश्ता तलाश करके दूँ। फिर जैसे ही मैंने सलीम का जिक्र किया वह फ़ौरन राज़ी हो गए। अब हम सब जल्द शहर जाएंगे, फिर बात होगी। और मजनू मियाँ ज़रा अपने ड्रेस पर ध्यान दें। इस हुलिये में वहाँ गए तो मुलाजमा भी घास नहीं डालेगी। अफ़ीक ने मुँह लटकाए बैठे सलीम को मुखातिब किया। उड़ा ले मजाक, आप भी उड़ा लें। मेरे लिए भी दिन आएंगे, देखिएगा। मैं फिर कैसे तंग करता हूँ आपको। वह रूठे अंदाज में बोला। छोड़ो भाई अफ़ीक, इसके ड्रामे तो कभी ख़त्म नहीं होते। बहुत बड़ा नाटकबाज है। तुमने सुना मेरा बच्चा कितने दिन के लिए आया है? तेरी तो सूरत को तरस जाती हूँ। तुम्हें जासूसी से ही फुर्सत नहीं। मैं तुम्हारी इस नौकरी के ख़िलाफ़ इसीलिए थी। ज़मीनों की सारी जिम्मेदारी सलीम पर डाल रखी है। शादी करो, बहुएं घर आ जाए तो मुझ बूढ़ी को आराम मिले। वह बहुत संजीदा थी। अरे बूढ़े हों आपके दुश्मन, ऐसे ही चलता रहने दें। सब इतने पुराने और काबिले एतमाद लोग हैं। फिर मैंने इतनी मेहनत इसलिए तो नहीं की कि सब छोड़ छाड़ कर ज़मींदारी शुरू कर दूँ। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है कि इस बार मैं काफ़ी दिन के लिए आया हूँ। दादी पोता खूब बातें करेंगे। मैं आपको अपने हाथ से पका कर चीज़ें खिलाऊँगा। हमें मेंस में सब काम खुद करने पड़ते हैं। मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा जो कहेगा दादी बनवा के खिलाएगी। वह उसके बने घने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। ओहो, मुझे ड्रामेबाज कहते हैं। दोनों दादी पोता और ख़ुद तो नहीं देखा। काफ़ी देर से खामोश बैठा सलीम बोल उठा तो अफ़ीक ने एकदम कहा लगाया। दादी, जलने की बू आ रही है यहाँ नज़दीक से। कितनी बार कहा है ऐसे मुंह भरकर मेरे बच्चे की मोहब्बत के बारे में बात मत किया करो। परदेसी बच्चा है, कभी कभार घर आता है। वह भी मुझे तकलीफ़ होती है देखकर। दादी ने उसे आड़े हाथों लेने पर अफ़ीक की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, जिसे देखकर सलीम और ज़्यादा चिढ़ गया। आज बहुत दिन बाद दादा ने नाश्ते की मेज़ में रौनक बख्शी थी। उनके बेटे भी मौजूद थे। सो आज दादा खासे ठस्से में मेज़ पर अपनी पसंद का नाश्ता कर रहे थे। वरना तो इतने बड़े घर की बड़ी छोटी दोनों बहुओं के दिल घर के बुज़ुर्ग के लिए इतने तंग थे कि वह दामन बचा जाया करती थी। उन्हें बहुत सी नेमतों से दूर रखा जाता था, जबकि वह पूरे घर के मालिक थे। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनो तुम सब। फ़ातिमा आपी की कॉल आई थी कल। उनका पोता आ रहा है कुछ दिन के लिए, यहाँ रहेगा। उसे शहर में कुछ काम है। वह जो होटल में रहना चाह रहा था, मैंने उसे ही यहाँ रुकने के लिए कहा है। फ़ातिमा जल्द ही अपने पोते की शादी का इरादा रखती है। उनकी ख्वाहिश तो बस यही है कि सईदा की पोतियों में से किसी एक को अपनी बहू बनाए। इसी मकसद से वह खुद भी आने वाली है। यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बेटों ने सर हिलाए। हाँ, बहुत पहले देखा था उस बच्चे को। इंटेलिजेंस में है, बहुत बड़ी जागीर का इकलौता वारिस है। शाइस्ता अच्छा सा कमरा सेट करा दीजिए शायद बच्चे के लिए। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जब अहमद साहब घर के सब लोगों को फ़ातिमा दादी के पोते के लिए ख़ास ऑर्डर जारी कर रहे थे। फ़ातिमा दादी उनकी मरहूम माँ की सबसे सगी बड़ी बहन थी, मगर माँ के मरने के बाद वैसा मिलना जुलना न रह सका था जो उनकी अम्मा की ज़िंदगी में था। दादा अपनी बात का बेहतरीन रिएक्शन देकर फूले न समा रहे थे।
सुनो सारा, एक चक्कर पार्लर का ही लगा आती। शक्ल देखो कैसे बेरंग हो रही हो, बाल रूखे, और कभी कभी किचन की तरफ भी देख लिया करो। बच्चा आ रहा है, क्या सोचेगा। शाइस्ता बेगम ने बेटी को समझाया। ओफ वो अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मुझे किस खुशी में उस लाट साहब के लिए इतने ऑर्डर दे रही हैं। मैं तो असद कहते कहते सारा के से ज़बान दांतों तले दबा ली। बस बस रहने दो, सरसरी सी बात ही हुई थी, कोई पक्का काम नहीं हुआ। अगर वह लड़का मुझे पसंद आ गया तो तू भी उसे पसंद आ गई तो मुझे कुछ देर नहीं देखना है। आखिर हर कोई अपना ही फैसला देखता है। माँ की बात पर सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसे ही ऑर्डर सजीला बेगम ने भी अपनी बेटियों को दिए थे। सबकी नज़रें आने वाले मेहमान नौजवान पर लगी हुई थीं, अपनी अपनी बेटियां चिपकाने के लिए। रज़िया रज़िया किधर मर गई। वह मुलाज़िमा रज़िया को काफ़ी देर से तलाश कर रही थे। हाँ भाई, जब घर के लोगों को इस बूढ़े की कद्र नहीं होगी तो नौकरों को क्या होगी। बड़बड़ाते हुए वे किचन की तरफ आए। बहुएं आराम फरमा रही थीं। शुगर तो हो जाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी, कमज़ोरी का भी एहसास हो रहा था। किचन में किस्मत से वह लड़की नज़र आई जिससे उन्हें बहुत नफ़रत थी। कितनी बार कहा है मेरे सामने अपनी मनहूस सूरत लेकर मत आया करो, मगर नहीं, हर रास्ते में आ जाती हो तुम। उसे देखकर वह गुस्से से भड़के तो सफ़िया ने मुड़ कर देखा। वह अपने लिए खाने का इंतज़ाम खुद करती थी। घर में उसकी हैसियत किसी गैर से की सी थी। वह अपनी ज़रूरत का सामान खुद ख़रीद कर लाती थी। यूनिवर्सिटी के बाद वह पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। मैं नहीं आई आपके रास्ते में। मैं क्या, मेरी औकात क्या। होश संभालने से अब तक तो मैं यही देखती चली आ रही हूँ। वह आराम से जवाब देकर दोबारा अपने काम में लग गई। दादू तिलमिला गए। यह तेवर, यह लड़कियों की तरह जीने का अंदाज़ और फटी फटी सवारी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर अब गांव से मेरा पोता आ रहा है, बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। उस पर तुम्हारी वजह से हमारे घर पर कोई असर पड़ेगा, हमारी बच्चियों को इमेज पर असर पड़ेगा। वह पता नहीं उसे क्या समझाना चाह रहे थे। सारा झगड़ा भूख का था। फ़िलहाल तो मुझे आपके तेवर आपकी तबीयत ख़राबी का पता दे रहे हैं। लगता है शुगर लो हो रही है। मैंने अपने लिए सैंडविच बनाए थे, एक से आप काम चला लें। चाय भी बना दी है। वह अपनी प्लेट और चाय का कप लेकर किचन से बाहर निकल गई। जाओ जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मेहरबानी की। मर नहीं जाऊंगा अगर थोड़ी देर भूखा रह लूँगा। उन्होंने चमक कर हाथ नचाया और पलटकर तिपाही पर नज़र डाली, जहाँ प्लेट में सैंडविच मुस्कुरा रहा था और चाय भाप उड़ा रही थी। वह बेताबी से टूट पड़े। जल्दी जल्दी सैंडविच साफ़ किया और चाय का कप थाम कर सिप लिया। कमबख्त के हाथ में जायका तो बहुत है। वह मज़े से बड़बड़ाए। याद रहे कि ज़िंदगी में हर रास्ते में आप खड़े मिलते हैं, मेरा इंतज़ार करते हुए। पीछे से खनकती हुई आवाज़ आई तो वह उछल पड़े। चोरी पकड़ी गई थी खाते हुए। उफ़, यह चालाक लड़की, मक्कार कहेगी। वह चाय का घूंट भर कर दहाड़े, मगर सुनता कौन। वह तो आईना दिखाकर जा चुकी थी। एक तो मेरी इस बीमारी ने मुझे कमज़ोर कर रखा है, ऊपर से यह आफत मुझे मेरे लफ्ज़ वापस कर गई, दादा ने खुद से कहा और दरवाजे की तरफ घूर कर रह गए। बिजनेस के सिलसिले में दोनों बेटों के शहर से बाहर जाना पड़ गया था। जब दादा के लाडले पोते साहब को तशरीफ़ लाना था, अब उनके स्वागत की तैयारियों की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। वह खुद भी नए कड़कड़ाते कपड़े पहनकर तैयार थे। सहीफ़ा उसी वक्त वापस आई थी। उसे सोफ़े पर अकेला पड़ा देखकर उसकी तरफ लपकी। वह देर तक खांसने के बाद ढह से गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें सीधा किया, कमर सहलाई, किचन से पानी लाकर पिलाया। दवा मेरे कमरे में है, वह कराहते हुए बोले। सारी अकड़ गायब थी। वह उनके कमरे में आई जो बिखरा पड़ा था। हफ्ते में एक दिन वह उनके कमरे की सफाई करती थी, हर चीज़ अपनी जगह तरतीब से रखती थी। अब वह हालत देखकर उसे दुख हुआ था। घर की औरतें उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उसने सर झटका और सिरप लेकर उनके पास आ गई। ले, यह रही खांसी की दवा। सहीफ़ा ने एक बड़ा चम्मच भर कर सिरप उन्हें पिलाया तो उनकी जान में जान आई और सुकून मिला। उन्होंने उसकी तरफ देखकर घबरा कर नज़रें चुरा ली। वह उनकी कमर सहला रही थी। अब आप आराम करें, मैं आपके कमरे की तबीयत दुरुस्त कर दूं जाकर, सब कुछ बिखरा पड़ा है। जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगे। वह उनके कमरे की तरफ चली गई। असद और नुमान मेहमान को रिसीव करने जा चुके थे। हालांकि दादी फ़ातिमा की कॉल आई थी कि उनका पोता खुद ही पहुंच जाएगा, रेलवे स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है।
मगर वह अपनी खुशी से आए थे। ट्रेन लेट थी। आखिर 2 घंटे के इंतज़ार के बाद पोते साहब तशरीफ़ ले आए। ओह, ये है मार्सी दादी का बेढंगा पोता, दोनों के मुंह से निकला। वह दोनों उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उधर घर में दादा उनके इंतज़ार में दुबले हो रहे थे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं वह निकम्मे कहाँ रह गए। दादा पेट पर हाथ रखकर बड़बड़ाए। ट्रेनें कभी वक्त पर आती हैं क्या? आप भी कमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने बिरयानी गर्म करा के खाई है, फिर भूख लग गई, सजीला ने उन्हें टोका। इससे पहले कि दादा जवाबी वार करते, गाड़ी के हॉर्न आई। सभी अलर्ट हो गए। चौकीदार गेट खोल चुका था, मगर यह क्या, सब चौंके। असद और नुमान के साथ गाड़ी के अजीब हुलिये वाला एक देहाती निकला था। गहरी हरी और नारंगी रंग की धोती, उस पर लाल कुर्ता, पैरों में मोटे मोटे खांसे और सर पर तेल चिपके हुए थे बाल, आंखों में सुरमा और राजपूती अंदाज के नोकीले मूछें चमकती हुई। तौबा है, पोता खुद आ रहा है तो वह नमूना लाने की क्या ज़रूरत थी। अरे यह बड़े जागीरदारों के चौंचले होते हैं, नौकरों का दुमछल्ला साथ लिए फिरते हैं। सारा ने अपनी राय पेशकश की। वह दोनों आपस में खुसर पुसर कर रही थी। मगर ऐसा भी क्या कि लाट साहब अभी तक गाड़ी में बैठा है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे प्रिंस, निकल भी आ। वह माही बड़बड़ाती उचक उचक कर देखने लगी। इतने में नोमान, असद और वह नमूना उनके करीब आ गए। लड़कियों ने मुश्किल से अपने कहे कहे रोके। नमूने को सलाम झाड़ा था। आदाब आदाब सबको, आदाब। और कोई नहीं आया? दादा ने सलाम का जवाब देकर नमूने को घूरा। औरतें चुप थीं। ओ जी बड़े अब्बा जी, शेर तो कोई नहीं आया, फातिमा दादी का पोता आया है जी। सलीम नाम है मेरा। वह ठेठ देहाती अंदाज में आराम से बोलकर मुस्कुराता, फिर फख्र से सीना फुलाकर एक और तिरछी नज़र डाली। या तो एक ही था या कमाल की एक्टिंग कर रहा था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बस असद और नोमान मज़े से मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वह इससे पहले खुद भी झटका खा चुके थे। वह बात सुनो, तुम फातिमा खाला के वही पोते हो ना जो इंटेलिजेंस में है? सजीला का लहजा रूखा था। उनकी सारी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। अरे ना जी ना, उसने बेढंगेपन से सिराला। मैं हूँ फातिमा दादी का पोता ही, वह वाला नहीं हूँ जो आप समझो हो। वह तो अफ़ीक पाजी हैं, बंदा तो सलीम है जी। वह बड़ा सा निवाला मुँह में डालकर सुरमे वाली आँखें फैलाकर बोला। वह ख़ुद को पूरा अनपढ़ देहाती साबित कर रहा था, जबकि हकीकत में उसने ग्रेजुएशन कर रखा था। हैं? वह हैरान हुई। इतनी करीबी रिश्तेदारी में हमें आज तक पता न चला फातिमा खाला का कोई और पोता भी है। मारे हैरत के वह अपना खाना भूल चुकी थी। आप भी क्या बात करती हैं जी, ऐसी बातें भला बताई थोड़ी जाती हैं, वह तो खुद पता चल जाती हैं। उसने जवाब पर सबकी हंसी निकल गई। उन्हें हंसता देखकर वह भी मुँह फाड़ कर हंसा। मैं समझता हूँ कि सबको, मेरे अब्बा जी ने 2 शादियाँ की थीं, एक अपनी पसंद से, एक दादी की पसंद से। मैं जी दादी की पसंद वाली हूँ। अफ़ीक पाजी अपनी पसंद वाली से हैं, मतलब अब्बा जी की पसंद वाली से हैं। मज़ा की बात यह है जी कि एक अरसे तक अब्बा जी शहर वाली शादी को छुपा कर रखा था। वह कुछ साल पहले जब अफ़ीक की अम्मी जी गुज़र गई, अम्मा जी का दिल पसीज गया तो दादी को सब कुछ बताया। हाँ यह तो है, दूसरी शादी वाले जरासीम जीन्स तो शामिल हैं इस ख़ानदान में। असद ने टुकड़ा लगाया तो सलीम मियाँ झट बोल पड़े। हाँ जी हाँ चाचा जी, ताया और चचा पर नज़र रखा करें आप। और ताई जी, ऐसे ही रात के 8 बजे वह अभी तक घर नहीं आए जी। वैसे बात तो ठीक कह रहा है लड़का। ऐसा भी क्या बिज़नेस कि दोनों कई कई दिन बाहर से गुजार देते हैं। शाइस्ता बेगम फ़िक्रमंद हो गई। अरे लड़के, तुम तो बहुत ख़तरनाक हो भाई, 1 मिनट में शक का बीज बो दिया। पता भी है औरतें कितनी अकल की कच्ची होती हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाली। वैसे मेरे बच्चे बहुत शरीफ हैं। दादाजी पेट भर के मैदान में कूद पड़े। यह क्या बात कि बड़े अब्बा जी दूसरी शादी भी तो शरीफ लोग कर रहे हैं। दादी बताती हैं आपने भी इस वजह से सईदा दादी को खूब खून खून के आंसू रुलाए हैं। रोते रोते गुजर गई बेचारी। सलीम मियाँ के जवाब ने दादाजी को बगले झाँकने पर मजबूर कर दी।
भाई लड़के तुम हमारे ख़ानदान हो, फ़ातिमा बहन के हवाले से हमें अजीज़ हो, मगर हम बच्चों से एक हद तक बेतकल्लुफ़ी पसंद करते हैं। ख़याल रहे। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। थक गए होगे। दादा उठ खड़े हुए ताकि वह उन्हें अपनी औलाद के सामने और शर्मिंदा न कर पाए। ओह अच्छा बड़े अब्बा जी, कोई बुरी बात नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दें। मैं कौन सा बैलगाड़ी लेकर आया हूँ जो थक गया। मुझे तो जी ताई जी और चाची जी ने खूब बातें करनी है। इनके पास बैठ के जी मुझे अपनी मरी हुई अम्मा याद आ गई। उसने रोनी सूरत बनाकर यूँ आंखें पटपटाई जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हो। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर बैठो। जाओ माही, रज़िया से कहो चाय बना दे। शाइस्ता बेगम मोम पड़ गईं। माही, दूध पत्ती वाली चाय बनाने को कहना, हम और लोगों जैसी जली भुनी चाय नहीं पीते। वह फटाक से बोला। अच्छा लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, आप इंजॉय करें, मैं तो चला, ज़रूरी काम से जाना है। उम्मीद है कि सलीम मियाँ की संगत में आने वाले दिन बहुत खुशगवार गुजरेंगे। नुमान उठता हुआ बोला और फिर बाहर निकल गया। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सारा उठ खड़ी हुई। अच्छा सलीम मियाँ, मैं चलता हूँ। और सारा, माही से एक कप दूध पत्ती का चाय का कहती जाना, मेरे कमरे में दे जाएगी। दादा घड़ी घुमाते हुए चल दिए। वैसे वह बड़े साहब जी खासे तेज़ लगते हैं और खाने पीने के शौकीन भी। मुझे लगता है कि वह सास की कमी महसूस होने नहीं देते होंगे आपको। दादा के जाने के बाद वह धीरे से बोला था। दोनों बहनें एकदम से सलीम की मुरीद बन गई। अरे मत पूछो बेटा, यह अल्लाह की प्यारी हो गई, मगर इनके जाने का अभी कोई इरादा नहीं है। यह खुलना शुरू हो गई। काफ़ी देर तक दादा के कपड़े नोचे जाते रहे। वह सर हिला हिला कर सुनता रहा और दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। सब सो रहे थे। सलीम मियाँ जल्दी उठ गए। उसने खुद की चाय बनाई और कप लेकर लाउंज में आ गया। चाय पीते हुए टीवी देखने लगा। माशा अल्लाह, जिस घर के बुज़ुर्ग ही दिन चढ़े सोकर उठते होंगे वहाँ खैर व बरकत क्या होगी। भाई हम गांव वाले तो मुर्ग की अजान के साथ ही उठ जाते हैं। वे दादा को आते हुए देखकर बड़बड़ाया। भाई हम मुर्गियाँ नहीं पालते यहाँ, अजान कौन देगा। मगर यार तुम मुर्ग से कम नहीं हो। बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो। तुम्हें क्या पता कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ के सोते हैं। वह बैठकर बोले। वाह जी वाह, बहुत खूब, फातिमा दादी सही कहती हैं जी। वह फुलझड़ी छोड़ते छोड़ते रुक गया। क्या कहती हैं तेरी दादी? ज़रा मैं भी तो सुनूं। दादा घबरा के बोले। यही कि मेरी बहन वक्त से पहले इसीलिए गुजर गई। बाबे की रंगीनियाँ एक खा गई उसे। अच्छा छोड़ो अपनी दादी के किस्से, उसने लापरवाही से कहा और अपने मतलब पर आए। एक काम करो, मैं हूँ बीमार, वक्त पर खाना पीना ना मिले तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसा करो मेरा बच्चा, जल्दी से किचन में से कुछ खाने को ले आओ। दोनों दादा पोता कुछ खा लेते हैं। रज़िया तो 8 बजे आएगी। इससे पहले चूल्हा कहाँ जलता है इस घर में। ठीक है बड़े अब्बा जी, आज आपके अपने हाथ का नाश्ता कराता हूँ। वज़िया को भूल जाओगे आप। रिमोट मेज़ पर रखकर सलीम जोश से उठ खड़ा हुआ और किचन में आकर अपने काम करने लगा। हेलो, चूल्हा जोड़ो, मैं लेट हो रही हूँ। पीछे से आवाज़ आई। वो मुड़ा तो सहीफा चीख पड़ी। कौन हो तुम? तेल लगे चिपके बाल और गालों पर पहले सुरमा उसे अजीबोगरीब इंसान लग रहा था। हम सलीम है जी, इंसान है जी, वह आराम से बोला। ठीक है बिगड़े हुए शहज़ादे सलीम। खैर जो भी हो, चूल्हा को फ्री करो, मैं चाय बनानी है। और सुबह उठकर साबुन से मुँह धो लिया करो। इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। वह जी सब सो रहे हैं जी, मैं बड़े अब्बा जी के लिए नाश्ता बना रहा था। आप ज़्यादा मेरी तारीफ़ ना करें, वह बड़ी ढिठाई से बोला। उसने कमेंट्स का रुख मेरी तरफ कर दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह बड़बड़ाई। लीजिए ये पराठा खाकर बताइए कि बेवकूफ़ आदमी ने कैसा मतलब है, और चाय के बारे में भी आपकी राय जानना चाहूँगा। सलीम ने प्लेट पर रखा पराठा और चाय उसकी तरफ बढ़ाई। ठीक है शुक्रिया। वह कुछ सोचकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई। उसी वक्त दादा भी वहीं आ गए। नाश्ता बना रहे हो या चाय पाए पका रहे हो? इतनी देर लगा दी। वह सफ़िया को पूरी तरह सलीम से बोले। बीवी को देर हो रही थी, मैंने इनका भी नाश्ता बना दिया। ले आप भी पेट पूजा कर लें। सलीम ने झटपट नाश्ता मेज़ पर दिया। वह वहीं बैठ गए। खुशी खुशी टूट पड़े। चोरी करते शर्म नहीं आती आपको? चाय का घूंट भरकर सहीफा ने दादा को लताड़ा। चुप रहो बदतमीज़ लड़की, नाश्ता करने दो मुझे, दादा चिढ़कर बोले।
आपने मेरी बाइक की चाबी चुरा कर अच्छा नहीं किया। क्यों, सताने का और कोई तरीका नहीं था? वह नाराज़ होते हुए बोली। इल्ज़ाम न लगाओ, नाश्ता खाओ। वह जल्दी से बोले, चाबी आपके तकिए के नीचे से मिल गई है मुझे। वह अपना हेलमेट सर पर जमाते हुए बताने लगी, परसों अपने पंचर करके टायर को हवा निकाल दी थी। बड़े अब्बा जी, वह बुरी बात है। फातिमा दादी ठीक कहती हैं आपकी जो ना यही हरकतें ले डूबी दादी सईदा को। सलीम ने फौर दादा की नसीहत कर डाली। सपोर्ट का शुक्रिया, अब जाकर वॉशरूम में मुंह धो डालो। चिपड़े बाल भी। सफ़िया हाथ हिलाती चली गई। यह क्या चीज़ थी बड़े अब्बा? सलीम ने आंखें घुमाकर दादा से पूछा। दफ़ा करो, बदतमीज़ लड़की है तुम, ज़रा मेरे कमरे तक चलो। सर की चंपी कर दो, दर्द हो रहा है। दादा ने खड़े होकर फरमाइश की तो सलीम अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। देख लिया फातिमा दादी का कारनामा, असली हीरा गोद में छुपाए बैठी है और अजीब सी चीज़ यहाँ भेज दी हमारे लिए। क्या हमारी बेटियाँ इतनी कई गुजरी हैं? कौन इस नमूने को दामाद बनाएगा? आज ही दोनों भाई घर आए थे। दोनों की बीवियाँ सलीम की कहानी उन्हें सुना रही थीं। ओह, तो फिक्र की क्या बात है, इनकार कर दें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। बड़े भाई झुंझला कर खड़े हो गए थे। मगर इतना याद रखना, यह मेहमान है, मेहमान की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अब्बा जी की टेस्ट रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। डॉक्टर उन्हें एडमिट करने के लिए कह रहे हैं, मगर वह भी नहीं मानते। घर पर ही उनके खान पान और दवाओं का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना मामला ख़तरनाक हो सकता है। शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ साथ उन्हें टीबी भी है। हाय अल्लाह, टीबी तो छूत की बीमारी है। वह तो हर जगह मुंह मारते फिरते हैं। हमारे बच्चों का घर है। तमीज़ से बात करो शाइस्ता, तुम किसी जानवर की नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में बात कर रही हो। डॉक्टर कहते हैं परहेज़ करो, मगर वह नहीं मानते, चटपटी चीज़ें मांगते हैं। मरज़ तो बढ़ ही गई। सुनो जी, मैं कह दे रही हूँ, अपने ख़ानदान पर कोई आँच नहीं आने दूँगी। सेहत के मामले में मेरे कोई समझौता नहीं करूँगी। अपने बाप के खाने पीने का अलग इंतज़ाम करो, बर्तन अलग करो, वरना मैं अपनी और मेरी औलाद यहाँ नहीं रहेगी। सजीला, तुम कुछ भी बोलो। शाइस्ता बेगम खोलती हुई बाहर चली गई। बीवियों से डरने वाले शौहर कुछ न बोल सके। बाप के लिए अलग जगह के बारे में सोचने लगे। ठीक है, अब्बा जी को कल से ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं, सहीफ़ा के साथ रह लेंगे। बड़े बेटे ने फैसला सुनाया और छोटे से गर्दन ने हिला दी। सलीम नीचे गेस्ट रूम में ठहरा हुआ था। आखिर उन्हें ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। वाह भाई वाह, मेरी औलाद कमाल की है। सुन रहे हो सलीम मियाँ? अब्बा जी रोना रो रहे थे। आज उन्होंने मुझे अछूत समझकर यहाँ फेंक दिया, वह सलीम से कह रहे थे। शाम को सहीफ़ा घर पहुँची। उसने कमरे में उन्हें देखकर झटका खा गई। आप और यहाँ क्यों? उसने दादा से घूरा। चुप रहो मनहूस लड़की, तुम्हारी वजह से मुझ पर ये तरह तरह की क़यामतें टूट रही हैं। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो, चैन ही नहीं मिला है। दादा उस पर बरस रहे थे। बेटों का सारा गुस्सा उस दुखिया पर उतार रहे थे। मुझे ज़रूरी असाइनमेंट बनानी है, बाहर जा रही हूँ। आपके बड़े अब्बा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे मिस्टर सलीम। वह अपनी किताबें और फाइल उठाकर कमरे से बाहर चली गई। सलीम एक बार फिर अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया।